तो लास्ट टाइम पे देखो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम आ गया तो उसकी वजह से मुझे लेक्चर रोकना पड़ गया था। अब हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे थे और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे लेक्चर रोकना पड़ गया था। तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन में किया हुआ है। तो जैसे अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है, तो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे दो और इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा दो। तो मान लो RCOONA, तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना, कोई भी सॉल्ट चलेगा। और आप जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो इससे बनता है R प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाता है। इस रिएक्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो आप हाइड्रोकार्बन के लेक्चर में जाओ, मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा है। एनोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, सब कुछ बताया हुआ है मैंने। तो बस कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना है, दो फ्री रेडिकल मिलते कंबाइन हो जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे CH3 CH2 COON इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब बस आपको करंट सप्लाई करना है और आपका रिएक्शन हो जाएगा ये। और डिटेल में जानना है तो गो टू हाइड्रोकार्बन, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, और इसको करते हैं तो ये आपके पास ये होगा, ठीक है। तो ये आपका है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस और इसके बारे में बहुत डिटेल में हाइड्रोकार्बन में किया हुआ है। तो ये भी आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो अगर आप सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो वहाँ पे एल्केन बनता है, ठीक है। अब इसमें नीचे हम लोग लिखते हैं आपका हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो सबसे पहले तो एक्चुअल में जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका हीटिंग इफेक्ट मैंने करवा दिया है पहले लेक्चर में। यहाँ पे देखो हम लोग कुछ और करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। अगर कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की बीटा पोजीशन पे कुछ ऐसा ग्रुप लगा है जो मतलब लोन पेयर को स्टेबलाइज कर सकता है, तो हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इफ एट बीटा पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एनी ग्रुप इज प्रेजेंट which can stabilize the carbanion by resonance. In that case decarboxylation take place on heating. तो समझो क्या है इसमें, जैसे आपको मैंने लिखवाया था कीटोन, जैसे मान लो कीटोन, ये कीटोन था, ये अरे था ना कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बीटा पे मैंने लिखा है ना, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इसको हीट करते हो तो ये एक्चुअल में उड़ जाएगा और ये आपके पास ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। ये उड़ जाता है, मतलब इसको उड़ने में माइनस आ जाएगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये होता है, इसमें मैंने इवन आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास कोई जैसे हीटिंग इफेक्ट याद करो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मेलोनिक एसिड वाले में, तो मैंने कहा था अगर कोई ऐसा भी केस है मान लो, तो अगर आप इसको भी हीट करोगे तो देखो इसको उड़ने से, अरे एक ही कार्बन पे दो है तो फिर माइनस चार्ज आएगा, तो और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो इसलिए ये आपका ऐसा बन जाता है ये, ठीक है। ये मतलब एक को उड़ा देना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये, इसमें आप ये भी ले सकते हो, इवन आप इसमें CN भी ले सकते हो, मतलब कोई भी अच्छा खासा विथड्रॉइंग ग्रुप। इसको हीट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, ये आ जाएगा। इवन NO2 तो और अच्छी बात है भाई, कार्बन और स्टेबल, NO2 में तो और आराम से हो जाएगा। तो अगर ऐसा मतलब बीटा, मतलब ये मतलब भाई कहीं बीटा है कहीं अल्फा, मतलब ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हीट करोगे तो इसको हीट करने से तुरंत उड़ जाएगा, माइनस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो फिर ऐसा, ठीक, ये हो सकता है। इवन ये काम आपका अगर मान लो एक बेंजीन जुड़ा है, देखो मतलब एराइल ग्रुप, और अगर यहाँ पे COOH है, मतलब कि तो अगर आप इसको भी हीट करोगे तो ये उड़ जाएगा, और क्योंकि माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तब भी आपके पास ये रिएक्शन होता है,
तब भी होता है। इवन अगर डबल बॉन्ड लगा है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, मतलब यहाँ पे बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा गामा, अरे ये अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका ये अल्फा, ये बीटा गामा, तो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इसको हीट करोगे तो देखो CO2 गैस उड़ जाएगा, अगर आप हीट करो वही माइनस चार्ज आएगा। इसको क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयन बहुत स्टेबल नहीं होगा तो इसको करवाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। मतलब देखो जितना स्टेबल कार्बन आयन उतना इजीली, तो यहाँ इजीली होगा, यहाँ इजीली होगा, यहाँ इजीली, यहाँ तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये भी तो रेजोनेंस करता है थोड़ा, और उसमें थोड़ा और डिफिकल्ट, यहाँ और डिफिकल्ट, लेकिन हो जाता है। अगर हीट दिया है तो आप करवाओगे, ये ध्यान रखना है। तो इसमें भी क्या होगा, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो ऐसा हीट करने पे होता है। तो चलो एक दो एग्जांपल इसमें लिख लेते हैं। तो अगर मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और उसको अगर मतलब निकालने पे कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है सिर्फ हीट करने से। तो बस स्ट्रॉन्ग हीट करो हो जाएगा, जैसे CHO CH2 COOH, इसको हीट करते हैं, COOH मान लेते हैं, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल, इसको हीट करते हैं, CH2 COOH, इसको ऐसा हीट कर लेते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। और इसको, ठीक, इतने एग्जाम्पल बहुत है। इसको हीट करोगे उड़ जाएगा ये, तो बनेगा CHO CH3, ठीक है। इसको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, पर हटाने पे जो माइनस आ जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। और ये अल्फा, ये बीटा, गामा, तो इसको स्ट्रॉन्ग हीट करने पे ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, CO2 उड़ जाएगा। तो इसको भी जब हीट करोगे ठीक, ये हो सकता है। और अगर इसको हीट करेंगे CO2 उड़ जाएगा भाई, CH3 CH2 Cl, ठीक, ये इसका आंसर है। तो ये हो गया हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे कंप्लीट हो गया। चलो एक दो रिएक्शन और लिख लेते हैं, इसमें लिख लो अदर रिएक्शन। देखो ऐसा है कि अगर आप RCOOH की रिएक्शन CH2N2 के साथ करते हो, अरे कार्बिन, तो इसमें बनता है RC≡O और OCH3, इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है, ऐसा होता है। तो इस तरीके से आपका इसमें इंसर्शन रिएक्शन हो सकता है, ठीक, ये आपका हो सकता है। इसमें आपका ऐसा हो सकता है, देखो अगर RCOOH के रिएक्शन आप पहले कर लो PCl5 के साथ, तो क्या बनेगा, R नहीं, हुंस-डीकर रिएक्शन करवा लेते हैं। या अगर आपके पास मान लो ऐसा है कि AgOH, ऐसे में लिख देता हूँ AgOH, तो क्या बनेगा RCOOAg, और अरे यही होता है हुंस-डीकर। अगर आप इसके रिएक्शन Br2 के साथ करते हो तो क्या बनता है, क्या बनता है इसमें, अच्छा इसमें एक कार्बन और करना पड़ेगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, बस ठीक, इतना बहुत ही, ठीक है। और हुंस-डीकर रिएक्शन मैं आपको बताना चाह रहा था कि RCOOAg, इसके रिएक्शन अगर Br2 के साथ करोगे तो उसमें CO2 गैस उड़ाना पड़ता है और फिर वही RBr को जोड़, अरे RCOOAg, इसके रिएक्शन मान लो आप X2 के साथ करोगे तो क्या बनता है, RX + CO2 गैस + AgX, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल और ये एक इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है। तो बस हो गया, इतना बहुत है। मतलब मुझे बताना था कि हुंस-डीकर रिएक्शन का वो जो रिएजेंट था वो कैसे बनता है। तो AgOH मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके आते हैं इसके डेरिवेटिव पे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो पहला लिखो, पहला डेरिवेटिव लिखो, ज़्यादा कुछ है नहीं। फर्स्ट लिखो आपका एसाइल हैलाइड,
ठीक है। तो वही आर, हम लोग इसमें मेनली फोकस करेंगे क्लोराइड पे, ठीक है। हैलाइड मेनली बस क्लोराइड पे ही लिख लो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसमें आप बोलोगे सब प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, अरे कुछ नहीं, 2 लाइन लिखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो क्या प्रिपरेशन, क्या प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मान लो अगर आपको इसको बनाना है RCOO, तो इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ कर लो तो बनता है RCOCl। इसमें क्या प्रिपरेशन, क्या प्रॉपर्टीज, सब बराबर, इसमें फटाफट बस लिख लेते, ज़्यादा कुछ है नहीं इस सब में। ठीक है, ये होगा। आपको ये ना लिख के कई बार इसका सॉल्ट भी लिख के आ सकते हैं, जैसे मान लो RCOONA और PCl5, तब भी यही बनाना है RCOCl, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे कुछ CH3 CH2 COOH SOCl2। कोई भी ये SOCl2 भी हो सकता है, ये SOCl2 भी हो सकता है, फिर PCl3, सब में यही बनेगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्ट भी ले सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये खुद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये तो ये इसका आपका क्या होगा, प्रिपरेशन समझ लो। इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं फटाफट, इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं। प्रॉपर्टीज, इसकी रिएक्शन अगर वाटर से करो, बहुत ढेर सारा वाटर डाल दो तो क्या बनेगा, RCOOH फाइनली बन जाएगा। इसकी रिएक्शन अगर आप अमोनिया से करोगे तो RCONH2 बन जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन, आपको याद होगा मैंने वो बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये तो किसी से भी अगर अल्कोहल के साथ करोगे तो क्या बनेगा, RCOOR1 ईस्टर बन जाएगा। इसकी रिएक्शन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मान लो करते हो तो फिर एनहाइड्राइड, ठीक है। ये इतना पहले लिख लो सब लोग, और लिख लेते हैं इसमें अगर आप इसकी रिएक्शन RNH2 के साथ करोगे, ये प्राइमरी अमाइड बना है, सेकेंडरी अमाइड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिएक्शन KCN के साथ करेंगे तो RC डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। Cl इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो आप कोई भी मॉलिक्यूल, इसमें सब पता है आपको, सब कुछ पता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको ना पता होगा। इसमें कुछ ऐसे रिएक्शन, अरे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहाँ भूल गए, सब पता ही है। बस ये हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें एक चीज़ और हो सकता है, अगर आपके पास RCOCl है, एक रिएक्शन और रोजनमुंड रिएक्शन, पैलेडियम प्लस BSO4, सब आपको पता है, सब, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको ना पता हो। तो बनता था RCHO, ठीक है। मेरे हिसाब से सारा हो गया इसमें, और कुछ है नहीं, मतलब इसके जितने भी रिएक्शन थे आपको सारे बता दें, इसमें कोई भी नया रिएक्शन नहीं जो आपको ना पता हो। तो मतलब एसिड डेरिवेटिव के जितने भी मॉलिक्यूल आपको सबके रिएक्शंस पता है, हम लोग इसमें करते हैं ईस्टर। तो हम लोगों ने पहला मतलब रिएक्शन पढ़ लिया था, मतलब एसिड क्लोराइड के बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें सेकंड करते हैं हम लोग एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव हम लोगों का जो सेकंड है दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। तो पहले इसका वही प्रिपरेशन पढ़ते हैं और फिर बाद में इसके कुछ रिएक्शंस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्चुअल में एसिड डेरिवेटिव के मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो देखो एनहाइड्राइड के बारे में कैसे बनेगा, अगर आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप इसको हीट करते हो तो एनहाइड्राइड बनता है, पर इसमें ज़्यादा बेटर है कि आप इसमें P2O5 ले लो।
P2O5 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसके साथ हीट कर दो, या फिर आप Al2O3, पर इसमें बेस्ट है P2O5। ठीक है, अगर आप इसके साथ हीट करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनहाइड्राइड, या सिंपली हीट भी कर सकते हो तब भी बनेगा, पर ज़्यादा बेटर आपके पास सही होगा कि आप P2O5 की प्रेजेंस में हीट करो तो एनहाइड्राइड बन जाता है ये। और इवन इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बताया हुआ है। तो उसमें मैंने कहा था कि जब आपके पास मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जब 2 कार्बन या 3 कार्बन होते हैं तो उसको भी हीट करने से भी एनहाइड्राइड बनता है, जो आप जाकर लेक्चर नंबर 1 में देख भी सकते हो। तो वो भी एनहाइड्राइड बनाने का एक मेथड है। तो ठीक है, तो अगर आप ऐसे इसको हीट करोगे तो एनहाइड्राइड बनता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या हो सकता है, अगर आपके पास कोई जैसे देखो लास्ट वाले केस में क्या होगा, जो एनहाइड्राइड बनेगा वो सिमेट्रिकल होगा, मतलब वहाँ पे दोनों वाले मतलब दोनों कार्बन सेम होंगे। अगर आपको कोई मान लो अनसिमेट्रिकल चाहिए तो आप इसका रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कर सकते हो। तो ऐसे केस में ये इस पे अटैक करके और आपके पास एक अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बना सकता है। ठीक है, ये आपके पास होगा प्लस HCl। वैसे ज़्यादा बेटर होगा, मतलब मैं आपको बोलूँगा कि इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ये ना लेके, बल्कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है पहले इसकी रिएक्शन किसी भी सॉल्ट के साथ करवा दे, मतलब किसी भी बेस के साथ करवा दे, तो आपके पास बन जाएगा RCOO- एंड ये बन जाएगा Na+ और वाटर तो बाहर निकल जाएगा। इसकी रिएक्शन अगर आप मान लो, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे आपका इसके साथ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ करोगे तब भी एनहाइड्राइड बनता है, पर ज़्यादा अच्छा है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा ना लेके आप क्या लो, आपका मतलब आप इसका लो अनायन, मतलब आप क्या लो कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप कॉन्जुगेट बेस लोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये इस पर अटैक करेगा, बहुत आराम से निकल जाएगा और आपके पास बनेगा R, और ये इस पर अटैक किया तो वो बाहर निकलेगा तो C डबल, और ये R' इज अनसिमेट्रिकल प्लस NaCl। तो किसी भी, और सॉल्ट भी अच्छा खासा स्टेबल सॉल्ट, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिखो ये ज़्यादा बेटर मेथड है। तो इसमें नीचे लिखो ऑन डिहाइड्रेशन, अरे जो P2O5 था, ऑन डिहाइड्रेशन वी ऑलवेज गेट सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, वी ऑलवेज गेट सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। और उसमें भी अनसिमेट्रिकल बनाना बहुत अच्छा मेथड नहीं है। जो आप लोगों को याद होगा वुड्स रिएक्शन जो था, जो प्रॉब्लम हो रहा था वही इसमें होगा, तो वो बहुत अच्छा मेथड नहीं है एक्चुअल में अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए। तो वो ज़्यादा अच्छा मेथड किसके लिए, सिमेट्रिकल के लिए। तो मतलब इन डिहाइड्रेशन वी ऑलवेज गेट सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, फॉर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड we react salt of carboxylic acid with acid halide, salt of carboxylic acid with acid halide। ये ज़्यादा बेटर मेथड है आपका अनसिमेट्रिकल को बनाने के लिए। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो, पर ज़्यादा अच्छा है कि उसका सॉल्ट लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसमें। अगर P2O5 भी आ गया तब भी वही आपको वैसा ही करना होता है। बाकी कुछ हीटिंग इफेक्ट तो आपको पहले से बता ही रखे हैं। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस करते, देखो क्या होगा। फर्स्ट वाले से क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये रिएक्शन होगा। सेकेंड वाले को करोगे तो देखो बीच में 2 कार्बन, तो पता ही होता है क्या होता है, आपको साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाना होता है। ठीक है, ये होगा। और लास्ट वाले को करेंगे, देखो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और फिर इस पे अटैक, मतलब फिर क्या मतलब बनेगा, देखो CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर इसमें बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक, ये मॉलिक्यूल बनेंगे। तो बस यही कुछ मेथड है आपको एनहाइड्राइड बनाने को, इनमें से हीट कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ डिहाइड्रेशन या फिर ये रिएक्शन, ठीक है। लास्ट वाला क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो आपका मेन इसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये हो गया जो मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी होता है। अब हम लोग इसके कुछ चलो ऐसे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो देखो क्या होता क्या है, तो अगर आपके पास कोई एनहाइड्राइड है और अगर आपने इसको पानी में डाल दिया हाइड्रोलिसिस, अगर आपने इसको वाटर में, मतलब लिख लो कि लिखो नीचे लिख लो प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज, अगर आप इसको पानी में डाल दोगे तो टूट जाएगा और 2 टाइम बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वाटर में डाल दोगे तो टूट जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगर आप इसकी रिएक्शन मैं अलग अलग ही लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास एक एनहाइड्राइड है, अगर आप इसकी रिएक्शन मान लो अमोनिया के साथ करते हो, ठीक है, तो पहले अटैक करेगा एक साइड, तो क्या बनेगा RCONH2, ठीक है, और मतलब 2 मोल ले लो, 2 मोल, ठीक है। और दूसरा वाला क्या बनेगा, दूसरा बनेगा RC डबल बॉन्ड, अरे होता है ना COONH4, तो फिर वही O पे माइनस एंड NH4 प्लस, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बनेगा ये। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये मॉलिक्यूल को अगर आप स्ट्रॉन्ग हीट करो, मतलब अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो क्या बन जाएगा RCONH2 प्लस वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा। तो अगर आप इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करोगे तो ये बनेगा, और उसको हीट करोगे तो दोबारा ये बन जाएगा, तो अमाइड, ठीक है, अमाइड बनेगा। एंड NH2 मैंने आपको बताया होता बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ये रिएक्शन आगे फिर नहीं जा सकता है, बस यहीं पे आके रोकना पड़ेगा ये, ठीक है। ये अब हम लोग इसकी रिएक्शन देखते हैं। आपका ऐसे ही सब छोटे मोटे रिएक्शन है, सब आपको पता है। अगर आप एल्कोहल के साथ कराते तो क्या होगा, मान लेते हैं एनहाइड्राइड है, अगर आप इसका रिएक्शन एल्कोहल के साथ करो, देखो इसको अटैक कराना, ठीक है, और किसी भी एक साइड तोड़ देना, तो क्या बन जाएगा वही RC डबल बॉन्ड O, फिर वो OR और प्लस बन जाएगा RCOOH, ठीक है, मॉलिक्यूल बन जाएगा ये। ईस्टर बनेगा और साथ में एसिड बनेगा। अगर एल्कोहल एक्सेस में है तो स्टीरिफिकेशन फिर से हो जाएगा, इसके आगे तो पता ही है। अगर एल्कोहल एक्सेस में है तो इफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर मान लो एक्सेस में है तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा इस पे अटैक और ईस्टर फिर से बन जाएगा, ठीक है। तो चलो ये जो भी हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल की उसको समझ लेते। जैसे मान लेते आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। अगर आप इसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ मान लो करते हो, ठीक है, एक ये केस और एक लिखा है CH3OH एक्सेस, ठीक है, 2 केस को हम लोग देखते हैं। देखो क्या होगा इसमें, अगर आप पहला वाला केस करोगे तो देखो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, तो फर्स्ट वाले केस में बनेगा आपके पास CH3 CH2 COOH प्लस CH3 CH2 COO CH3, और ये O का अटैक होगा मान लो एक साइड से, तो ये बनेगा OCH3, ठीक है। नीचे वाले पे अगर एक्सेस में होगा तो 2 बार ये बनेगा CH3 CH2 COO CH3, ठीक है। तो अगर दोनों बार अगर एक्सेस में रहा तो दोनों मॉलिक्यूल वही बन जाएगा, ठीक है। ये तो ये कुछ रिएक्शंस हो गए। इसके अलावा एक रिएक्शन और इसमें जो आप लोगों को पता है, अरे भाई वो अरे था ना वो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, वही फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो अगर आपके पास एक बेंजीन था, याद करो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन लिखना चाहिए, लिख लो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। मैंने उसमें कहा था कि हम लोगों का देखो एसाइलेशन में जो अटैकिंग रिएजेंट था वो था ये वाला मॉलिक्यूल, ये अटैकिंग रिएजेंट था। इसको क्रिएट करने के बहुत से तरीके थे, तो मतलब आपके पास इसको कैसे कैसे कर सकते थे आप, अगर RCOCl में AlCl3 लो तब भी कहा था आप इसमें ये रिएक्शन करवा सकते हो, या फिर आप इसमें रिएजेंट ले सकते थे RCOOH में H+, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4, तो
वाटर बाहर निकाल देता था, या फिर अगर आपके पास अगर कोई एनहाइड्राइड है तो अगर आप एनहाइड्राइड का रिएक्शन कोई H+ लो और उसके साथ भी लोगों तो टूट जाएगा, या फिर कोई मतलब आप कोई भी एसिड ये भी चलेगा। AlCl3 में भी क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल उस पर अटैक करके उसको तोड़ देगा। तो मतलब अगर आप इसकी रिएक्शन किसी एनहाइड्राइड के साथ, ये एनहाइड्राइड को लिखने का शॉर्टकट है, किसी H+ में या फिर AlCl3 में, मतलब स्ट्रांग होना चाहिए ध्यान रखना, मतलब वाटर नहीं होना चाहिए। तो इसमें या फिर इससे करोगे तो दोनों केस में क्या बनता था, दोनों केस में आपके पास बनता है ये C+O फिर R, और ये टूट के फाइनली मतलब पहले जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको फाइनली वाटर से पास करवाने के बाद फाइनली बनता था ये मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका होता था। फेडरक्राफ्ट एसाइलेशन में कहा था आप कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते थे। हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल ये वाला होता था, तो ये हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता था इसमें। तो चलो इसमें एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें ये पहले से जुड़ा हुआ है, ये पता ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। पहले AlCl3 और बाद में H+। नहीं, H+ की जरूरत नहीं, हमको तो मेन उसी से फोकस करना है साइक्लिक वाले पे। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इस पे ये वाला आपका मेजर होगा, और इसका ऑर्थो वाला बना लो तो ऑर्थो वाला इसका क्या होगा, माइनर होगा। तो पैरा वाला मेजर होगा और इसका ऑर्थो वाला जो होगा वो आपका माइनर होगा इसमें। तो ये हमारा हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। हम लोग लास्ट मतलब इसमें एक और करते हैं आपका ईस्टर, इसमें नेक्स्ट ईस्टर करते हैं। तो देखो ईस्टर के प्रिपरेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, तुझे कि पहले लिखना चाहो लिख लो प्रिपरेशन। तो वही आपके पास अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप इसका रिएक्शन किसी अल्कोहल के साथ करोगे इन एसिडिक मीडियम थोड़ा सा प्रिफर होगा इसमें, मतलब वाटर तो रहेगा इसमें, तो बनता है RCOOR' प्लस H2। ठीक है, पता ही आपको ये। इसके अलावा आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई अल्कोहल है, अगर आप इसकी रिएक्शन वही एसिड डेरिवेटिव और मतलब ये क्या है एसिड क्लोराइड के साथ करोगे तो इस पे अटैक करके बाहर, तो आपके पास क्या बनेगा RC+O फिर OR। ठीक है, ये रिएक्शन होगा प्लस HCl। ठीक है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है। तो ये आपको ईस्टर बनाने की मेथड है जो आपको सब कुछ पता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो इसमें आपका आगे क्या हो सकता है, आगे आपका इसमें हो सकता है आपका वो इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नीचे लिख लो प्रॉपर्टीज। अगर आप इसकी रिएक्शन पहले बेस के साथ करो और फिर उसमें H+ पास कर दो तो क्या बन जाएगा, वही कार्बोक्सिलिक एसिड और ये। ठीक है, ये पहला वाला रिएक्शन कहलाएगा सैप्नोफिकेशन। ठीक है, फिर H+ को, या आपको ऐसा भी आ सकता है कि इवन अगर आप इसको मतलब बहुत टाइम तक अगर आप स्लाइटली एसिडिक वाटर में रखो तो अब पता ही होता है इक्विलिब्रियम होता है, तब भी आप ये बना सकते हो इसमें। ठीक है, तब भी आप ये मॉलिक्यूल इसमें बना सकते हो, ये मॉलिक्यूल आएगा ये। अगर आप इसकी रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ करते हो तो इस पे अटैक करेगा तो बनेगा RCONH2 प्लस R'OH। ठीक है, मॉलिक्यूल बनेगा ये। अगर आप इसकी रिएक्शन मान लो जैसे वही R'-NH2 मान लेते इसके साथ किया, तो वैसे केस में ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा RC+ONHR2 वही R' प्लस बनेगा वो R'OH। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें चलो लिख लेते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्चुअल में। अगर आप इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ करते हो, ठीक है, मान लेते हैं RMgX के साथ करोगे
तो पता ही होगा, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लेते हैं, और फिर आपने अगर हाइड्रोलिसिस किया, तो अगर एक बार किया तब तो ये आपके पास, इसको मैं बल्कि R2 कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा प्लस, मतलब भाई जो भी होगा वो अलग कर दिया, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर आप इसकी रिएक्शन, मतलब ऐसा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने बोल दिया एक्सेस में है, और फिर वही हाइड्रोलिसिस मान लो, तो वैसे केस में क्या होगा, ये R, फिर ये OH, और फिर ये R2 और R2, ठीक है, 2 बार हो जाएगा। अगर आप इसका रिडक्शन करते हो, जैसे कि LiAlH4 के साथ, ठीक है, या इवन ये H2 निकल के साथ भी हो सकता है ये, ठीक है, कुछ अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर आप रिडक्शन करते हो तो ये बनेगा क्या बनेगा, CH2OH प्लस R-OH, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है ये। तो अगर आप इसका रिडक्शन कराओगे तो ये आपके पास रिएक्शन हो सकता है ईस्टर के एक्चुअल में। तो बस हो गया, यही ईस्टर के मेन रिएक्शंस थे ये। अब आप लोगों का देखो एक ही रिएक्शन बच रहा है, अमाइड। एक्चुअल में अमाइड में क्या है कि नाइट्रोजन आपका इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैं एक काम करूंगा एक्चुअल में, ये बस ये हो गया ईस्टर आपका, ये मेन रिएक्शन हो गए। अब देखो इसमें एक ही मॉलिक्यूल बच रहा है अमाइड, तो हम लोग अमाइड को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसमें क्योंकि नाइट्रोजन आ रहा है तो हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर एक्चुअल में वो अमाइन से, जो हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर है, रिएक्शंस वाले में लास्ट चैप्टर है, बाकी इसके बाद आपका बचता है बायोमोलिक्यूल पॉलीमर। तो हम लोग अमाइंस इसके बाद करने वाले हैं। तो अमाइंस में आपके पास क्या होगा, नाइट्रोजन के ही कंपाउंड होते हैं एक्चुअल में। तो आपका हम लोग अमाइड जो बचा है एसिड डेरिवेटिव में अमाइड, तो अमाइड को हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अमाइड स्टार्ट करूंगा, साथ में ये लेक्चर इसको भी कवर कर लूंगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपका रिएक्शन होता है। तो इसके अलावा चलो मैं 1-2 रिएक्शन आप लोगों को कुछ और बता देता हूँ। तो एक रिएक्शन लिख लेते हैं एक्चुअल में, या चलो ठीक है, ये रिएक्शंस मैं नेक्स्ट टर्न पे करवाता हूँ। तो ये हम लोगों का क्या है कि एसिड और डेरिवेटिव खत्म हो गया। अमाइड्स को भी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं हम लोग। अमाइड एक्चुअल में नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है, तो उसको भी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल बचते हैं, तो जैसे कि फिनोप्थलीन बनना, तो क्योंकि जैसे आपका मिथाइल ऑरेंज पता होगा, तो मिथाइल ऑरेंज एक डाई है, तो मिथाइल ऑरेंज भी आपका नेक्स्ट वाले चैप्टर में आएगा। तो मिथाइल ऑरेंज का बनाना, या फिर मिथाइल ऑरेंज जब करेंगे तो साथ में हम लोग वो भी कर लेंगे, फिनोप्थलीन वो भी कर लेंगे। साथ में कुछ और मॉलिक्यूल जैसे DDT, ठीक है, पता होगा आपको क्या होगा, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में करेंगे। तो DDT का बनाना, एस्प्रिन का बनाना, तो सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स और साथ में कुछ बचे हुए रिएक्शंस हम लोग सब कुछ लास्ट वाले चैप्टर में निपटा देंगे, तो हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा ये। तो इसमें जो बचा हुआ पार्ट है अमाइड, क्योंकि अमाइड में एक एक्चुअल में रिएक्शन होता है जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो जिससे अमीन्स बनता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसको हम लोग वही अगले वाले लेक्चर में करते हैं। और उसी से फिर मिलते जुलते 2-3 रिएक्शन और है जो साथ में करेंगे, जो आपको अगले वाले चैप्टर में कवर हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। इसमें बचा हुआ पार्ट अमाइड वो नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट टॉपिक में कवर करते हैं।